नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले ईवीएम पर सवाल। कमलनाथ ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का हमला, कहा बीजेपी सरकार ने एम्बुलेंस चालकों को किया दाने दाने का मोहताज। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरएसएस प्रचारक नरेंद्र मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री, तो फिर आरएसएस बीजेपी एक क्यों नहीं हो जाते, सीएम गहलोत ने उठाए सवाल। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा जम्मू कश्मीर में जनता को न्याय दिलाने में नाकाम रही, उमर अब्दुल्ला का ये बयान। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र दिल्ली का 63 लाख लोगों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। अतिक्रमण कार्यवाही पर भड़के सीएम केजरीवाल, बताया आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले ईवीएम पर सवाल उठ चुके हैं और कमलनाथ ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगा दिया है। जहां दोस्तों, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव सिर पर है और राज्य निर्वाचन आयोग सहित भाजपा कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर पर चल रही है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जब विदेशों में इससे मतदान नहीं कराया जाता तो भारत में इसको क्यों अपनाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के कार्यभार ग्रहण के दौरान मीडिया से चर्चा में भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा ईवीएम से 300 सीटें जीतती है। जब यूरोप और अमेरिका में ईवीएम में चुनाव नहीं हो रहे तो फिर हमारे यहाँ क्यों हो रहे हैं। और जर्मनी ने तो ईवीएम से चुनाव नहीं कराने के लिए संविधान में ही संशोधन कर दिया है, अब वहाँ मतपत्र से ही चुनाव कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या ईवीएम से मतदान कराया जाना चाहिए, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का हमला, कहा बीजेपी सरकार ने एम्बुलेंस चालकों को किया दाने दाने को मोहताज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में संचालित एम्बुलेंस सेवा 108 के चालकों को सरकार के अहंकार और अन्याय का शिकार करार देते हुए रविवार को कहा कि इनमें से तमाम लोगों की नौकरी जाने से उनके ऊपर दाने दाने का उनके परिवार दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस चालकों को सरकार के अहंकार और अन्याय की वजह से अपने जीवन में तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। तमाम चालकों की नौकरी जाने से उनके परिवार दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। जनहित में नई एम्बुलेंस की खरीद के साथ चालकों की भी भर्ती होनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश की 108 एम्बुलेंस सेवा के 570 चालकों को जुलाई 2021 में अनुशासनहीनता और गलत तरीके से हड़ताल करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद से अब तक करीब 9000 एम्बुलेंस चालकों को अलग अलग आरोपों में बर्खास्त किया जा चुका है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस प्रचारक नरेंद्र मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री, फिर आरएसएस बीजेपी एक क्यों नहीं हो जाते, सीएम गहलोत ने उठाए ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा वार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जिस रूप में राजनीति कर रहे हैं वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। धर्म के नाम पर लोग एक हो जाते हैं, लेकिन वो खतरनाक राजनीति है। उनकी पार्टी और आरएसएस की थीम वही है, एजेंडा वही है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि आरएसएस के एक प्रचारक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, फिर क्यों नहीं आरएसएस और बीजेपी एक हो जाते हैं। ये स्वीकार करना चाहिए आरएसएस को भी, जो कहते हैं कि हम सांस्कृतिक दल हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि लड़ाई विचारधारा की है। अगर संघ और बीजेपी का विलय हो जाता है तो दो विचारधारा होगी, एक हमारी और एक उनकी। बीजेपी का छद्म राष्ट्रवाद है, हमारा राष्ट्रहित का राष्ट्रवाद है, इतना ही फर्क है। तो आ जाइए मैदान में, हमें खुशी होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा जम्मू कश्मीर में जनता को न्याय दिलाने में रही नाकाम, उमर अब्दुल्ला ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के किसी भी वर्ग के लोगों के लिए किए गए वादे को पूरा करने में नाकाम रही है और उन्हें न्याय नहीं दिला पाई, तथा इसीलिए वो लोगों का ध्यान भटकाने की रणनीति अपना रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के सभी प्रयासों को विफल करेगी और अगर सत्ता में आई तो विकास की नई गाथा लिखने के लिए लोगों के अधिकारों की रक्षा
रक्षा करेगी। उन्होंने सीमाई जिले पूंछ के सुरनकोट में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 में भाजपा नीति केंद्र सरकार ने जब संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, उसके बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव नहीं आया है। इसी के साथ अब्दुल्ला ने कहा कि क्योंकि वो नाकाम रहे इसीलिए वो मतभेद पैदा करके मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाकर और लोगों को प्रताड़ित करके ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि दिल्ली से आ रही है। 63 लाख लोगों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण कार्रवाई पर भड़के सीएम केजरीवाल, बताया आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम ने कहा कि हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं, गैर कानूनी तरीके से घर तोड़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 63 लाख लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और ये आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। सीएम ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि चुनाव के पहले बीजेपी ने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा, जहां झुग्गी होगी वहीं मकान बनाए जाएंगे। वहीं अब चुनाव के बाद ये सब तोड़ने के लिए आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि अतिक्रमण हो, लेकिन 63 लाख लोगों के घर उजाड़ देना, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का राज रहा है। इस दौरान उन्होंने खुद गैरकानूनी ढंग से कई बिल्डिंग बनवाई। अब जब 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है तो क्या इनके पास नैतिक पावर है कि ये इतना बड़ा निर्णय लें? आप चुनाव कराइए, चुनाव में पूरी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के ही हक में रहेगी। सीएम ने कहा कि हम दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि हम अतिक्रमण और अवैध रूप से बनी बिल्डिंगों का समाधान निकालेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रचार को धार देने पहुंचेंगे मुलायम, अखिलेश ने बनाया स्टार प्रचारक। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के चंपावत विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को स्टार प्रचारक बनाया है। मुलायम सिंह के अलावा चुनाव आयोग को दी गई सपा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव भी शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बेड़ा पार लगाएगी युवा, 50 साल से कम उम्र के लोगों को मिलेगा टिकट। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेड़े को देश के युवा ही पार लगाएंगे। इसीलिए कांग्रेस ने उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में ये तय किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी 50 साल से कम उम्र के लोगों को टिकट देगी। इसके साथ ही संगठन में भी युवाओं की 50% भागीदारी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में सुधार के लिए उदयपुर के चिंतन शिविर में पार्टी आलाकमान की ओर से कई अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें यह तय किया गया है कि पार्टी में अब एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के कर्ताधर्ताओं ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि कांग्रेस बीते कुछ सालों से जनता के संपर्क से पूरी तरह टूट चुकी है। उसे दोबारा देश की जनता से संपर्क स्थापित करना है और इसके लिए सेतु का काम देश के युवा ही करेंगे। पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस कड़वी सच्चाई को भी स्वीकार किया कि जनता के साथ कांग्रेस का संपर्क टूट रहा है और इसी से इसको जोड़ने के लिए नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच अब जाना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। दिल्ली में मौसम लेगा करवट, बिहार यूपी सहित अन्य राज्य का मौसम भी आपको बता दें। दोस्तों, मौसम विभाग ने दिल्ली में गरज के साथ छींटे पड़ने और आंधी चलने का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश के खजुराहो एवं नौगांव में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा और उत्तराखंड, बिहार, यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम, इसको लेकर के भी ताज़ा अपडेट आ चुका है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सुबह आसमान में आंशिक रूप से बादल छाने के साथ न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में भीषण गर्मी, लू का कहर जारी। मध्य प्रदेश का मौसम में बड़े हिस्से में रविवार को उमस भरे मौसम से लोगों को थोड़ी राहत मिली और तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट दर्ज की गई। पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो दिन का तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और उत्तर पूर्व बिहार के लिए आंधी पानी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आंधी की संभावना व्यक्त की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। सत्ता में आने पर ईवीएम को बैन कर सकती है कांग्रेस, चिंतन शिविर में हुआ ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठाती आ रही है। कांग्रेस की ईवीएम के प्रति नाराजगी उदयपुर में
में चल रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर में भी देखने को मिली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि सत्ता में आने के बाद ईवीएम पर बैन लगाएंगे। सरकार बनने पर कांग्रेस बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी रविवार को कहा कि उनकी पार्टी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटाकर मतपत्र से चुनाव कराने का वादा अगले लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में करना चाहिए। इस मुद्दे को जनता के बीच भी ले जाना चाहिए। पार्टी के चिंतन शिविर के लिए गठित राजनीतिक मामलों की समन्वय समिति के सदस्य चौहान ने कहा कि ये उनकी निजी राय है, लेकिन कई नेताओं ने भी इस पर सहमति जताई है। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ईवीएम पर बहुत चर्चा हुई है, बहुत घपलेबाजी हो रही है। मेरी निजी राय है कि आग्रह करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे नहीं हटाएंगे। हमें उन्हें हराना पड़ेगा। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में लिखना पड़ेगा कि हम सत्ता में आएंगे तो ईवीएम हटाकर मतपत्र की तरफ जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन में बगावत, राकेश टिकैत बर्खास्त, नरेश टिकैत की भी छुट्टी। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक नाम से बन गया नया संगठन। जी हाँ दोस्तों, नए कृषि कानून के खिलाफ सरकार से मोर्चा लेने वाले राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं नरेश टिकैत को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन 2 भागों में बंट गया है। राकेश टिकैत वाले गुट से बीकेयू के कई नेता अलग हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले नया संगठन काम करेगा। फतेहपुर के राजेश सिंह चौहान भारतीय किसान यूनियन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर रविवार को राजधानी लखनऊ स्थित गन्ना किसान संस्था में भारतीय किसान यूनियन नेताओं की एक बैठक हुई। इसमें टिकैत परिवार के खिलाफ किसानों में उभरी नाराजगी के बाद राकेश टिकैत को बर्खास्त कर दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें अखिलेश यादव फिर योगी सरकार पर हमलावर और गेहूं को लेकर योगी सरकार को घेरा। पूछा कब चला रहे हैं बुलडोजर। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने गेहूं के निर्यात को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सरकार उसे उद्योगपतियों को देना चाहती है। योगी सरकार बुलडोजर कब चलवा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चिंतन शिविर में बोली सोनिया गांधी, 2 अक्टूबर से देश भर में होगी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस शिविर में हिस्सा लिया और अपनी राय रखी। साथ ही सोनिया गांधी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो इस यात्रा में शामिल हों। चिंतन शिविर के फैसले पर जल्द अमल होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि इस साल गांधी जयंती से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में अभी सभी बूढ़े और जवान शामिल होंगे। यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में मदद करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार की सियासत से जुड़ी आ रही है। चिराग पासवान के निशाने पर फिर आए मुख्यमंत्री नीतीश। कहा बिहार में होगा मध्य अवधि चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान का कहना है कि बिहार में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल चलकर विरोधी दल के नेता के यहां गए और वहां घंटों बैठकर नई संभावना तलाश रहे हैं, उससे साफ है कि जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकता है। खगड़िया के दौरे पर आए चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जातीय जनगणना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सभी विपक्षी दल एकजुट हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये काम जल्द से जल्द करना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि जाति के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार कई नीतियां बनाती है, उसके आधार पर राशि मुहैया कराई जाती है। इसीलिए सबको पता होना चाहिए कि जो राशि खर्च हो रही है वो सही हो रही है या नहीं। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि किस जाति की कितनी आबादी है। एलजेपी सांसद ने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एलजेपी के द्वारा निर्णय लिया गया था कि पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा प्रथम चरण में बिहार के हर जिले में लगाई जाएगी और फिर हर प्रखंड और हर गांव में लगाई जाएगी। साथ ही पार्टी के द्वारा ये निर्णय भी लिया गया था कि सबसे पहले उनकी जयंती पर उनकी प्रतिमा उनकी कर्म भूमि हाजीपुर में लगाई जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीपीएससी के पेपर लीक मामले में ईओयू ने किया बड़ा खुलासा। 8 से 10 लाख रुपए में बेचा गया बिहार का भविष्य। लैपटॉप सहित कई बैंक खाते कर लिए गए हैं सीज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की ओर से जांच में
प्रश्न और उत्तर बताने के लिए ये डील 8 से 10 लाख रुपए में की गई और इसके लिए पूरी तरह से एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। जांच में ये जानकारी निकल कर सामने आई है कि हर कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए तक लिए गए और इन पैसों को अलग अलग खातों में मंगवाया गया। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इन मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से कई बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली है जिन्हें अभी सीज कर लिया गया है। बीपीएससी पेपर लीक में बड़ा खुलासा करते हुए ईओयू ने बीपीएससी में सफलता दिलाने के नाम पर हर कैंडिडेट से 8 से 10 लाख रुपए लिए जाने की पुष्टि की है। ईओयू ने इस मामले में छात्र नेता दिलीप और आईएएस अधिकारी को प्रश्न पत्र भेजने वाले शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अतिक्रमण अभियान को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, रविवार को दिल्ली कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय के बाहर राष्ट्रीय राजधानी में अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध किया। डीडीयू मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय की ओर बढ़ते समय दिल्ली पुलिस द्वारा बनाए गए बैरिकेड से आंदोलनरत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। दिल्ली में भाजपा नियंत्रण नगर निगम गरीब लोगों के घरों और व्यवसायों के खिलाफ इन विध्वंस प्रयासों का संचालन कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता तब तक विरोध प्रदर्शन करना जारी रखेंगे जब तक कि ये बंद नहीं हो जाता। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि दोनों सरकारों की लापरवाही के कारण स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एक्ट 2013-14 और टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन के बाद भी दिल्ली में इस कानून को लागू नहीं किया जा सका। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार भाजपा पर इस मामले को लेकर हमलावर है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नर्मदा लाओ वादा निभाओ का कांग्रेस चला रही हस्ताक्षर अभियान। पानी की समस्या पर उग्र आंदोलन की कांग्रेस ने दे दी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ये बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में शनिवार की शाम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलवीर तोमर के मार्गदर्शन में क्षेत्रवासियों और कांग्रेस के द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके द्वारा सीहोर नगर में दिए गए नर्मदा लाने वाले बयान को याद दिलाने हेतु नर्मदा लाओ वादा निभाओ के तहत इसको किया गया। इस मौके पर शहर के मंडी क्षेत्र में बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने क्षेत्रवासियों को जल संकट के स्थायी समाधान को लेकर हस्ताक्षर कराए और इस आंदोलन के लिए जागरूक भी किया गया। अब आगामी दिनों में शहरवासियों के 50,000 से अधिक हस्ताक्षर कराने के बाद एक ज्ञापन शहरवासियों को सौंपा जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेश भूरा यादव ने बताया कि शहर में नर्मदा लाओ वादा निभाओ को लेकर कांग्रेस जनों और क्षेत्रवासियों के साथ अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। 4 जोन्स में होगी बड़ी बैठकें, ये है पूरा प्लान। जी हां दोस्तों, पिछले चुनाव में मिली करारी हार से सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी 4 जोन में 4 बड़ी बैठक कर सकती है। खबर है कि इन सभी बैठकों में या तो राहुल गांधी मौजूद रहेंगे या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हिस्सा लेंगी। इन दोनों में से कोई ना कोई इन बैठकों की अध्यक्षता करेगा। खबर मिली है कि जून के महीने में कांग्रेस इन बैठकों की शुरुआत कर देगी। ये 4 जोन है सौराष्ट्र, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल जोन। गुजरात में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और राहुल गांधी इसी क्रम में 12 जून को दांडी में एक रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं प्रियंका गांधी मध्य गुजरात में महिला सम्मेलन में शामिल हो सकती हैं। पता हो कि उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है और इस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई फैसले लिए गए हैं, जिनमें एक फैसला ये भी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव को लेकर सजग हों और पार्टी की जीत में अहम भूमिकाएं निभाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर के तीसरे दिन राहुल गांधी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा में दलितों का अपमान होता है, वहां किसी की बात भी सुनी नहीं जाती और कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां सभी को बिना डरे अपनी बात रखने का मौका मिलता है। पार्टी में सभी को ये अधिकार दिए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमें बिना कुछ सोचे जनता के बीच जाकर बैठ जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। जनता के साथ हमारा जो कनेक्शन था उसे फिर से बनाना पड़ेगा। जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का निशाना पीएम मोदी के लिए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से ज्यादा फिल्म पर बोलना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर के बीच राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के हालात पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए फिल्म के बारे में बोलना
कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों की वजह से कश्मीर में आज आतंक चरम पर है। प्रधानमंत्री जी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए और शांति लाने की कोशिश कीजिए। बता दें कि 2010-11 में प्रवासियों के लिए विशेष रोजगार पैकेज के तहत क्लर्क की नौकरी पाने वाले राहुल भट्ट की गुरुवार को बडगाम जिले के चरूड़ा तहसील कार्यालय के अंदर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि सेना ने राहुल भट्ट के हत्यारों को 24 घंटे के अंदर ढेर कर दिया था। बांदीपुरा में शुक्रवार शाम को 3 आतंकियों को मार दिया गया था। इनमें मारे गए 2 आतंकी राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान फैसल और सिकंदर के रूप में हुई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सपा का योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में है जंगल राज। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बढ़ रही अपराध की घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की योगी सरकार पर हमला किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि यूपी में पुलिस अपराध कर रही है और योगी राज में जनता के रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। पुलिस को असीमित अधिकार देने का नतीजा ये निकला है कि यूपी में पुलिस के तांडव पूरे प्रदेश में जनता पर कहर बनकर टूट पड़ा है। समाजवादी पार्टी ने सवाल करते हुए कहा कि योगी जी आप इसे सुशासन कहते हैं। महोदय ये सुशासन तो नहीं जंगल राज है। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद जय भारत।